नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। वीकली टॉपिक्स जहां पर हम बातचीत करते हैं उस पूरे हफ्ते के कामकाज के ऊपर, पूरे हफ्ते के बाजार के ऊपर, और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं अपकमिंग इवेंट्स को लेकर भी। और इस बार जो सबसे बड़ा अपकमिंग इवेंट खड़ा है सामने वो है इस क्वार्टर के नतीजे। Q2 के अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं और बाजार में Q2 के अपडेट्स के ऊपर बाजार के अलग अलग स्टॉक्स जो हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते से TCS की अर्निंग के साथ 11 तारीख से अर्निंग्स का भी एक जो शुरुआत है वो होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस बार कैसी रहेगी अर्निंग, कैसी रहेगी शुरुआत, किन किन कंपनियों पर नजर रखें, कौन कौन से स्टॉक्स इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए धर्मेश सर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ गौरांग सर मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, उनकी उम्मीदों को लेकर, और उन सेक्टर्स में से कोई खास टॉपिक अगर वो चुनना चाह रहे हैं तो उसको लेकर। तो आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो गौरांग सर, नंबर्स से या सेक्टर पे जाने से पहले एक ब्रॉडर आउटकम, क्या अनुमान लगा रहे हो आप इस क्वार्टर के नंबर्स को लेकर? कैसे रहेंगे इस तिमाही के नतीजे, खास तौर से उस सिनेरियो में जबकि अब इनपुट कॉस्ट स्टेबल हो चुकी है, ग्रोथ वाला पार्ट फर्स्ट हाफ का जा चुका है, सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर अब शुरू होगा तो फेस्टिवल एंड ऑल डिमांड होगी, डिमांड पार्ट बेटर है, कुछ मंदी है, कहीं पर बहुत नेगेटिव चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखे हैं, कुछ Q2 आपने देखे ही होंगे। तो क्या एक अनुमान लगाया मोटा मोटा आपने, कैसा रहेगा ये Q2? धन्यवाद सुमित, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन। जो भी समीकरण आपने किया उसके साथ साथ आज जो गवर्नर साहब ने टिप्पणियां भी करी है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के, वहां पर भी थोड़ी बहुत राहत की सांस है। और अनुमान यही लगाते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में जो हमने पहली तिमाही के नतीजे देखे हैं उसके मुकाबले ये जो दूसरी और आने वाले तीसरे और चौथी तिमाही के नतीजे होंगे वो शायद रंग और रुझान में थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूं पूरा अनुमान। इसमें शायद कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो थोड़े पिछड़ते हुए नजर आएंगे और कुछ होंगे जो शायद आगे बढ़ते हुए योगदान दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर वित्तीय क्षेत्र, जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक से NBFCs है, ये मजबूत करेंगी। FMCG क्षेत्र मांग को लेकर के, त्योहार के सीजन को लेकर के, डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो त्योहार की सीजन है, शादी ब्याह की सीजन है, उसको लेकर के शायद थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। ऑटो में एक अच्छा रुझान आने की संभावना है, और सीमेंट भी एक ऐसा क्षेत्र है जो शायद अच्छा कर सकता है। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से एक अच्छा दूसरी तिमाही का चित्र या छवि हमारे सामने आए, ऐसी आकलन है। निर्भर होगा फिर सुमित, जैसे हम विश्लेषण करेंगे आंकड़ों को लेकर के और फिर क्षेत्र को लेकर के और कंपनियों को लेकर के, लेकिन कुल मिलाकर के कोई बड़ी निराशा हाथ लगे ऐसी परिस्थिति हमें फिलहाल नजर नहीं आती। तो कोई शायद बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ना देखने को मिले इस तिमाही के नंबर्स को लेकर। ये बात सही भी है कि कोई एक आध स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्सीडेंट की उम्मीद थोड़ी कम लगाई जा रही है। धर्मेश सर, आपने क्या इवेलुएट किया नंबर्स को लेकर, क्योंकि Q2 के बाद सिचुएशन ज्यादा पिकअप करती है, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर बहुत सेक्टर्स के लिए बेटर होता है। आप क्या इवेलुएट कर रहे हो, कैसे रहेंगे Q2 के नंबर्स? देखिए सुमित जी, Q2 के नंबर्स मुझे लगता है कि अनुमान से बेहतर आएंगे ऑन एग्रीगेट लेवल, और इसमें जो सबसे बड़ा ट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा आपका BFSI स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में। हम लोगों ने AUM ग्रोथ नंबर्स तो देख ही रखे, ऑन एन एवरेज 22 से 25% का AUM ग्रोथ है। और इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर कंपनियां जैसे PNB हो गई, JK लक्ष्मी बैंक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया, वो भी 12-14% के आसपास का AUM ग्रोथ बता रहे हैं। तो काफ़ी रॉक सॉलिड नंबर होना चाहिए। टैक्स कलेक्शन हमने देख रखा, सितंबर का जो एडवांस टैक्स कलेक्शन आया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 15% का ग्रोथ है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। ई-वे बिल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के काफ़ी अच्छे ग्रोथ है। और इस बार जो मानसून इरेटिक रहा, जैसे अगस्त का मंथ ड्राई स्पेल लग गया था, तो वहाँ पर इंफ्रा का काम बहुत स्ट्रांगली पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस, इंफ्रा स्पेस, मटेरियल सप्लायर, सीमेंट हो गया उसमें एक, इससे एलाइड एक्टिविटीज जितने हैं उनके नंबर्स एंड ऑटोमोबाइल्स के नंबर अलॉन्ग विद ऑटो एंसिलरी, यहाँ पर बेहतर नंबर आएंगे। तो धर्मेश सर, पहले तो मैं इसी पे पूछना चाहूंगा, IT सेक्टर के आउटलुक, नंबर्स के आउटलुक को लेकर क्या आप मान रहे हो? और दूसरा, अगर कोई एक स्टॉक आपको IT से पिक करना हो तो वो कौन सा पिक करोगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक IT सेक्टर्स के नंबर्स का सवाल है तो मुझे लगता है कि नंबर्स तो खराब ही रहने वाले हैं इस बार भी, एंड Q3 भी वहाँ भी कोई खास बढ़ोतरी दिखती हुई नजर नहीं आती है। Q1 जो था इनका काफ़ी ख़राब रहा था। सिक्वेंशली देखें तो आप चाहे रेवेन्यू की बात करें, EBIT की बात करें या पैट की बात करें,
तीनों साइड डिग्रोथ था और इनके इबिट मार्जिन्स में भी डिग्रोथ देखने को मिला, प्लस गाइडेंस जहां पर नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड था वहां पर भी प्रॉब्लम आने लगी है। तो काफी शेकी थे सारे मैनेजमेंट्स, और मुझे लगता है कि अगर इस बार वो शेकीनेस अगर हट जाए तो यही अपने आप में आईटी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बट जिस तरीके से यूएस में इंटरेस्ट रेट यील्ड बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे स्लो डाउन दिख रहा है डिस्क्रिशनरी स्पेंड में, बेसिकली बीएफएसआई जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्लो डाउन दिख रहा है और एएलएम मिसमैच भी वहाँ पे मिल रहा है, जिसके कारण को स्लो डाउन करना पड़ेगा। फोर्स्ड स्लो डाउन उनके साथ मिल रहा है। और हम लोग का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है, हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, तो वहाँ पर हर्ट होगा। तो मुझे लगता है कि सिक्वेंशियली इस बार भी फ्लैटिश से डीग्रोथ का सिनेरियो बन रहा है, बट ईयर ऑन ईयर जरूर एक 5 से मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ अ ग्रोथ आपको ओवरऑल बेसिस पर देखने को मिल सकता है। आईटी स्टॉक्स प्राइसेस में काफी रनअप हो रखे हैं बॉटम से, अगर अप्रैल से बात करें तो एक मिडवे सिनेरियो है। टेक्निकली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर दिखती है कि अगर मार्केट हमेशा 6 महीना डिस्काउंट करके चलता और 6 महीने के बाद का सिनेरियो अगर सुधरता हुआ नजर आया तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी सेलिंग आएगी आईटी में। उस लिहाज से जो पूरे स्पेस में बेहतर विकल्प मुझे दिख रहा है वो LTIM में दिख रहा है। लार्सन एंड टुब्रो माइंडट्री का जो मर्जर के बाद काफी सिनर्जी बेनिफिट दिखने को मिला, और बड़े कंपनियों में यही कंपनी थी पिछले क्वार्टर जिन्होंने तीनों जगह इंक्रीमेंटली स्लाइटली पॉजिटिव था। इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी सिक्वेंशियली बेहतर था और इबिट मार्जिन एंड मार्जिन प्रॉफिट भी बढ़ के आई और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ के आई और इनका ROE इंप्रूव होता हुआ दिखा है। गोइंग फॉरवर्ड ये 19% के इबिट मार्जिन बाहर रखे हैं, मुझे लगता है ये 20-21% के इबिट मार्जिन पर चले जाएंगे। ROE जो इनका है 30-31% हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिनर्जी बेनिफिट्स। अब इनको जो कि इनका साइज बड़ा हो गया तो लार्जर डील विंस भी मिलेगा, तो एक यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन के नजर आती है। हम लोगों ने अपने क्लाइंटों को इसमें बाई करने की सलाह दे रखी है आईटी स्पेस में। ये हमारा टॉपिक है LTIM, और अभी फॉर द टाइमिंग जब तक नंबर्स नहीं आते हैं 5700 का टारगेट प्राइस लेके इसे बाई करने की सलाह दी गई है। L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये बात सही है कि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में L&T इन्फोटेक माइंडट्री कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज का कामकाज और फिर धीरे धीरे अर्निंग्स आनी शुरू होगी तो अर्निंग्स से री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज उठेंगी। और ये बात जो एस्टिमेट्स हैं वो भी कहते थे कि FY 23-24 में शायद इतना इम्पैक्ट ना हो, FY 25 ऑनवर्ड्स जो इसकी PE है वो काफ़ी हद तक डाउनग्रेड हो जाएगी, मतलब लोअर लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि अर्निंग के अंदर एक अच्छा अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से L&T इन्फोटेक माइंडट्री, इस पर आप नजर रखें 5700 के टारगेट्स के लिए। गौरांग सर, दूसरा खेमा जो IT के बाद आएगा वो आएगा बैंक, और बैंक में इस बार सबकी नज़र है खास तौर से प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर बहुत समय से चला नहीं। ICICI बैंक कोटक ऊपर से करेक्ट हो गए, SBI और PSU लगातार अच्छे नंबर देते आ रहे हैं। सो अब बैंकिंग में क्या किया जाए, कैसा सिनेरियो होगा वहां पर, और यहां से कोई टॉप पिक? तो सुमित देखिए, जो भी हमने पिछले 4-5 दिनों में मैनेजमेंट की टिप्पणियां दूसरी तिमाही के डिपॉजिट्स और एडवांस को लेकर के सुनी है वो काफी सकारात्मक और सराहनाजनक है। दूसरी बात, काफी सारी बैंक्स और NBFCs ने ये बात बताई है कि ये ऋण खड़ी करने की मांग कर रहे हैं, जैसे हम फंड रेजिंग करते हैं। और अगर ये उस उदाहरण के तौर पर करीबन 8,500 से 10,000 करोड़ तक की राशि बजाज फाइनेंस जुटाने के चक्कर में, और उसके आधार पर आज काफी बेहतरीन रुझान भी हमने देखा, तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं सुमित कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में फंड रेजिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं ये आकलन लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो ऋण की मांग है, जैसे हम क्रेडिट डिमांड कहते हैं, वो निरंतर आपको बढ़ती दिखाई देगी। और कोविड महामारी के पश्चात ये क्रेडिट डिमांड या ऋण की मांग में निरंतर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई, जिसके कारण नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में सुधार हुआ है। कासा रेशियो काफी सकारात्मक है, क्रॉस नेट NPA नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूंगा सुमित कि अगर हमारे भारत देश को नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमारा अनुमान ये कहता है कि बैंकिंग और NBFC क्षेत्र का योगदान यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी होगा। इसी तर्क के आधार पर एक बैंक निजी क्षेत्र की, एक्सिस बैंक, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट दिग्गज बैंक है निजी क्षेत्र की, इसको पसंद किया। बार बार 1000 के आसपास जाने से कतरा रहा था ये स्टॉक, लेकिन निरंतर उसको पार करने के बाद अब उसके पार टिक रहा है। हालांकि कल थोड़ी बहुत पिटाई देखी थी, क्योंकि बाजार में भी पिटाई हुई थी, लेकिन फिर से 1000 के पार चला गया था जब मैंने पिछली बार देखा। तो अगर एक स्टॉक चुनना है वो एक्सिस बैंक, और जो सिटी बैंक का अधिग्रहण किया था सुमित, उसके खर्चे को लेकर के जो एडजस्टमेंट करना था वो हो चुका है।
अब आने वाले जो तिमाही होंगे वो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लीन होंगे और बहुत ही उत्साहजनक होंगे। तो एक्सिस बैंक हमारी पसंद होगी, निजी क्षेत्र की बैंक। एक्सिस बैंक करेक्शन भी काफी देखने को मिल चुका है, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड भी देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक्सिस बैंक के अंदर भी। तो बैंक से एक नाम आ गया, आईटी से एक नाम आ गया, लेकिन अब बात आती है एफएमसीजी की, क्योंकि एफएमसीजी पैक एक और ऐसा पैक है जहां पर रिसेंटली कुछ स्टॉक्स ने अपने नए हाइज बनाए हैं और बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्ले है। अब तक जो आंकड़े आए हैं जो मिड सिंगल डिजिट की बातचीत है, कहीं पर लोअर डिजिट की बातचीत है Q2 के नंबर्स में। तो धर्मेश सर, क्या चैलेंज दिख रहा है आपको एफएमसीजी में, और यहाँ पर अगर कोई टॉपिक चुननी हो, कैसे नंबर्स के साथ किसको आप पिक करोगे? नहीं, बिल्कुल एफएमसीजी में चैलेंजेस तो हैं। देखिए, जो मानसून का एरियाटिक रेनफॉल हुआ था वो छोटे और मझोले फार्मर्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लार्ज फार्मर्स फिर भी बिकॉज रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया लेटर हाफ में, तो उनके लिए तो ठीक है, बिकॉज उनके पास फैसिलिटीज़ है, उनके पास ट्रैक्टर्स है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं, तो वो मैनेज कर लेते हैं। बट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, अगर उनकी सोइंग टाइम पर नहीं होती है तो उनका असर पड़ता है। प्लस फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। एट द सेम टाइम जनरल इन्फ्लेशन भी एट लार्ज सोसाइटी में ऊपर ही है, 6.78%। कोई लो इन्फ्लेशन का नंबर नहीं है, तो स्पेंडिंग पावर थोड़ा घट जाता है। सो रूरल इंडिया और सेमी अर्बन इंडिया में इसका एक तकलीफ जरूर हुआ है, जो कि हम लोग को नंबर्स में देखने को मिले हैं। अभी मैरिको ने अपडेट किया, गोदरेज कंज्यूमर ने अपडेट किया। मैरिको ने तो लो सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ अपडेट किया है, गोदरेज कंज्यूमर ने अराउंड मिड सिंगल डिजिट के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ अपडेट किया है। एक डीलर चेक से ये भी सामने में नजर आया है कि जो एफएमसीजी कंपनीज है, जैसे HUL है, ITC है, ये सब जो सैचे बेचते हैं प्रोडक्ट्स का, उसका स्मॉल साइज करते जा रहे हैं। और जो दुकानदार हैं उनका प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि उसको इन्वेंट्री कैसे बिल्डअप करे थे। इनडायरेक्टली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये इन्वेंट्री क्लियर करना चाहती हैं कंपनियां, बिकॉज उनके माल बिक नहीं रहे हैं। वो स्लो डाउन तो है इस सिस्टम में, और इस नज़रिए से मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो आपको मिड से सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देगी। दे विल बी एबल टू होल्ड ऑन टू मार्जिन्स, बिकॉज इनके जो इनपुट प्राइसेस है वहाँ बढ़ोतरी नहीं हुई, तो मार्जिन्स तो स्टेबल नजर आएंगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ज़्यादा रहेगी नहीं, 3-4% ज़्यादा आएगा नहीं, तो वहाँ एक प्रॉब्लम जरूर है। बट यहाँ पर एक थोड़ा आउटलायर दिख के आता है डाबर ने अभी हाई सिंगल डिजिट के वॉल्यूम ग्रोथ का ये डिक्लेरेशन भी दिया है। एट द सेम टाइम अगर देखें तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो विंटर सीजन में ज़्यादा चलते हैं। इनका च्यवनप्राश हो गया, या फिर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स डाबर के जो आयुर्वेद के रहते हैं, वो सर्दी के सीजन जो कि हेल्दी सीजन होता है वहाँ ज़्यादा बिकवाली आती है इसकी। और मार्जिन्स के इनका इंप्रूवमेंट भी हुआ था, मतलब 15% से 19% लास्ट क्वार्टर में 400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट इन्होंने किया था ऑपरेटिंग। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनपुट प्राइसेस थोड़े से कंट्रोल्ड हैं, तो 20% के आसपास इनको मार्जिन करना चाहिए, 20-22% का ROE भी करना चाहिए। तो पूरे एफएमसीजी स्पेस में सिंस की ओवरऑल मार्केट इन्वायरमेंट थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा, थोड़ा जिटरी है, तो वहाँ पर ये एक अच्छा बेहतर विकल्प मिलता है एज अ डिफेंसिव प्ले। तो डाबर को हम लोग बाई करने की सलाह दे रहे हैं 610 के टारगेट के लिए, और ये एक ट्रेडिंग पिक है अभी से लेकर दिवाली तक के लिए, तो इसमें बने रह सकते हैं। जी, पिछली तिमाही में बादशाह मसाले के नंबर्स ने भी पिकअप लिया था और उसके एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया है, तो वो एक्विजिशन पूरी तरह से पैन आउट होने लग जाएगा। इस लिहाज से भी आप डाबर पर नजर रखेंगे। 610 रुपए का टारगेट यहाँ पे धर्मेश सर इसको देख रहे हैं। लाइकवाइज गौरांग सर, दूसरी छमाही बेटर रहती है ऑटो स्पेस के लिए भी, क्योंकि अब जो अधिक मास के बाद का पिकअप है वो वहां पर दिखाई पड़ेगा। और अभी तक कोई Q2 अपडेट तो वहां नहीं आया, लेकिन हाँ, जो ऑटो सेल्स के नंबर हैं वो बढ़िया थे मंथ टू मंथ बेसिस पे, हमने अगर आंकड़े देखे हो तो। सो अब क्या देख रहे हो आप यहाँ पर? क्या ऑटो सेल्स के नंबर्स का मतलब ऑटो सेक्टर कैसा कर सकता है कि यहाँ बहुत सेग्रीगेशन है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल। सो कैसे आप रीड करोगे इन नंबर्स को, और यहाँ से कोई टॉपिक? तो सुमित, भारत देश आगे बढ़ेगा तो ऑटो क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। और एक समय था सुमित, आपको याद होगा, जब काफी सारे गतिरोधक थे चिप सेमीकंडक्टर की सप्लाई को लेकर के, सप्लाई साइड इश्यूज को लेकर के, BS4 टू BS6 माइग्रेशन, इंश्योरेंस को लेकर के वगैरह वगैरह, सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के बहुत सारी। अब धीरे धीरे सब ओझल हो रहा है, और एक सकारात्मक तरीके से जो भी पुर्जे इधर उधर थे वो एक जगह पर आकर के बैठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नए लॉन्चेस जो हमने इस साल की शुरुआत में जब दिल्ली में ऑटो एक्सपो हुआ था, और काफी सारी कंपनियों ने 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया, कमर्शियल व्हीकल वगैरह, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, काफी सारों ने डिस्प्ले किया था क्या लॉन्चेस करेंगे इस साल में और आने वाले समय में, तो वो भी काफी उत्साहजनक था। मांग जो है वो बहुत मजबूत है।
आज आप कोई भी अगर मिड साइज या हाई एंड सेगमेंट की एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो निर्भर करता है कौन से सेगमेंट में खरीदने, वहां पर वेटिंग पीरियड है, ऑफ द शेल्फ आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ये एक आपको अनुमान देता है कि मांग को लेकर के कोई कमी नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार ने भारत देश को एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की है, जहां से ये आउटसोर्स होगा। ये पूरा परिवर्तन सुमित हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक सा रुझान पूरा ऑटो सेक्टर पर लेके आएगा। लेकिन एक कंपनी जिसका हाथ हमने तभी भी नहीं छोड़ा था जब सब छोड़ के चले गए थे, वो टाटा मोटर, एक बहुत ही एक अछूता शेयर से बहुत ही पसंदीदा शेयर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो काफी काबिले तारीफ है। बैलेंस शीट को डेट फ्री बनाने की बात की है, योगदान एंड जो लग्जरी सेगमेंट है जेएलआर के तरफ से वो आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ 20-25 तरफ के आसपास सुधरी रही। तो मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर एक बेहतर विकल्प होगा। तो टाटा मोटर्स एक नाम जिसको आप बेहतर विकल्प के तौर पे, और अभी से नहीं, गौरांग सर की तरफ से बहुत समय से ये पिक चल रही है, तो आप टाटा मोटर्स के ऊपर दाव लगा सकते हैं अगर आप ऑटो को पिक करना चाह रहे हैं। तो इनकी होलसेल बिक्री के नंबर्स भी आए थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और सेक्टर भी पेंडिंग है, उन पर भी हम बातचीत करते हैं। धर्मेश सर भी हमारे साथ बने रहेंगे और गौरांग सर भी, उनसे चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। और हर बार की तरह हम कोई ना कोई टॉपिक की बातचीत करते हैं, और इस बार ही क्योंकि अर्निंग्स की शुरुआत होने जा रही है तो अर्निंग्स हमारा टॉपिक है। और इस बार हमने अब तक जो बातचीत की है धर्मेश सर से और गौरांग सर से, उसमें एफएमसीजी, आईटी, बैंक, ऑटो, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कुछ और सेक्टर जो पेंडिंग है, इसमें एक नाम है फार्मास्यूटिकल का। हॉट टॉपिक रहा है इस बारी, और एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है फार्मा के स्टॉक्स में। तो धर्मेश सर, फार्मास्यूटिकल यहाँ पर हॉस्पिटल स्टॉक्स का अलग मूव रहा, जो जेनरिक कंपनीज है उनका अलग मूव देखने को मिला, जो लैब की कंपनीज है पैथ लैब्स की, उनका अलग मूव देखने को मिला। यहाँ कैसे मूव आएंगे और क्या उम्मीद लगा रहे हो अब इस सेक्टर में? कोई टॉपिक यहाँ से? आई मीन ये तीनों अलग अलग वर्टिकल हो गए फार्मास्यूटिकल में। बेसिकली फार्मा स्पेस में डाल तो देते हैं मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड इसलिए, बट ये तीनों अलग काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस हैं। और यहाँ पर जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पर क्या है कि जो पहले जो तकलीफ चलता आ रहा था कि यूएस में रेगुलर प्राइस राइसिंग हो रही थी मेडिसिन की, और जिसके कारण इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा था। और यूएस एफडीए काफ़ी अग्रेसिव हो रखा था इनके फैसिलिटीज़ को लेकर, बार बार ऑब्जर्वेशन आ रहा था और बैन कर रहे थे इनके दवाइयों को। तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा, जितनी भी फार्मा बनाने वाली कंपनियां थी, बिकॉज दवाई बनाने वाली, बिकॉज अराउंड 60-70% इनका जो सप्लाई था वो यूएस को जाता था। बहरहाल हुआ ये है कि वहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती आई है, मे बी इनके जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी दुरुस्त हो गए हैं, तो ऑब्जर्वेशन आ नहीं रहा है। मेडिसिन की सप्लाई वापस चालू हो गई यूएस में, और जो प्राइस डिटोरेट कर रहा था वहाँ पर एक वो थमसा गया है। अब प्राइस गिर नहीं रहे हैं, प्राइस रुके हुए हैं, और इनके जो वॉल्यूम ऑफ टेक है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया में भी जो इनकी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो भी थोड़ी सी अभी नरमी बरता है। पहले वो उन्होंने भी काफ़ी ड्रग्स के प्राइसेस स्लैश किए थे, अभी वहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रखा है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन के आ रहा है कि जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वहाँ पे अब प्राइस स्टेबिलिटी आ गई है, मार्जिन इसके स्टेबल हो गए हैं, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। बिकॉज की इनपुट प्राइसेस जो है, जो एपीआई के प्राइसेस है, स्पेशलिटी केमिकल है, उसके इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी दाम गिरे हैं। तो वहाँ पे एक ऑपरेटिंग मार्जिन का इम्प्रूवमेंट है, बस बिकॉज फैसिलिटीज यूज हो रही है तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जो फार्मा कंपनियां हैं उनके प्राइसेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है पिछले 4-6 महीने में। सो अभी मोर और लेस वैल्यूड दिख रहे हैं, बट वहाँ पे एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि थोड़ा डेल्टा ज़्यादा मिलेगा और एक अपसाइड ट्रैक्शन बाकी बचता है, वो है कि अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा में ऐसा है कि पिछले 3-4 क्वार्टर से सिक्वेंशली काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका जो प्रॉब्लम था मार्जिन्स को लेकर प्रॉब्लम था। अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से 5वें नंबर पर आ जाती है, बिकॉज मार्जिन्स पे इनको रेगुलर प्रॉब्लम आ रही थी। तो आई थिंक वो सॉर्टेड आ रहा है, इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 17% से बढ़ के 19% हुआ है पिछले क्वार्टर में। आने वाले दिनों में हम लोगों का मानना है कि 20 से 21% के मार्जिन पर आके स्टेबल होगा, तो आरओईज एंड रिटर्न रेशियोज काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। 15 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया था, 5 इंजेक्टेबल्स का भी किया है, और 612-15 इनको एनडीए अप्रूवल मिले हैं, एंड आगे भी काफ़ी फाइलिंग हो रखी। तो पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अपसाइड मार्जिन इंप्रूवमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का डेल्टा है। सो नॉर्मल फार्मा कंपनी अगर 12-15% का टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ करेगी तो यहाँ 17 से 18% का आना चाहिए। तो इस पर बाई करने की सलाह है। टारगेट प्राइस के हिसाब से 1040 है, और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, बट हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल एक
काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन वहाँ भी मिल सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल में चुनना चाह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज औरोबिंदो फार्मा 1000+ के टारगेट्स यहाँ रहेंगे। लास्टली मेटल, ये एक और सेक्टर है गौरांग सर। लास्ट क्वार्टर में भी, मतलब 2 क्वार्टर पहले तो हॉट था, लेकिन धीरे धीरे वो फ्लेवर कम हो रहा है और बहुत स्टॉक टूट चुके हैं, राइट साइजिंग हो चुकी है। यहाँ पे कोई नाम, कोई टॉपिक, क्या रहेगा आउटलुक? तो विश्व भर में देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार, खास करके चीन से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के धातु क्षेत्र पर असर पड़ता है। फिर वो निर्भर करता है किस प्रकार की खबरें आती है। अच्छी खबर पर सकारात्मक, बुरी खबर पर नकारात्मक परिस्थिति। लेकिन यह सुधार जो हो रहा है वो मेरे ख्याल से जो मांग है उसको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ लेके जाएगी। दूसरा कारण था लागत खर्च को लेकर के सुमित काफी कुछ दुविधा में थे धातु उत्पादन करने वाली कंपनी, फिर वो फेरस हो या नॉन फेरस हो, वहां पर थोड़ा बहुत निचले तरफ का हमने दायरा देखा है। तो जो मुनाफे के मार्जिन है वहां पर सुधार होने की संभावना है। एक बड़ा कारण हमारे यहाँ पर यह सुमित के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार नए ढांचा खड़ा करने के लिए खर्च कर रही है और पुराने ढांचे को दुरुस्त करके आधुनिक बनाने की बात कर रही है। मेट्रोस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, बहुत सारी चीजें हो रही है भारत देश में। तो वहां पर लोहे की भी खपत होगी और सीमेंट की भी खपत होगी। प्राइवेट कंपनियां अपनी क्षमता विस्तार योजनाएं कर रही हैं, केपेक्स कर रही हैं, वहां पर सुधार होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हुआ, उसकी एक बहुत ही बेहतरीन परछाई जो है वो मेटल सेक्टर पर आ सकती है। एक विकल्प जो हमें अच्छा लग रहा है, जो कि धातु क्षेत्र ने इतना बेहतर रुझान नहीं किया, लेकिन एक कंपनी JSW स्टील, मेरे ख्याल से इसने क्षेत्र के विपरीत चाल चली है और हमारा अनुमान यह कहता है कि खबरों में तो है ही ये कंपनी, एक अगर विकल्प ढूंढना है तो JSW स्टील शायद बेहतर विकल्प हो सकता है। तो JSW स्टील एक नाम हो सकता है मेटल में, अगर आप कुछ ढूंढना चाह रहे हैं तो। 6 नाम आ चुके हैं, जिसमें FMCG से डाबर, IT से L&T इन्फोटेक माइंडट्री, फार्मा से औरोबिंदो फार्मा, इनको आप चुन सकते हैं, और बैंक से एक्सिस बैंक, ऑटो से टाटा मोटर्स और मेटल से JSW स्टील। इन सभी नामों के ऊपर हमारे जानकारों ने मोहर लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर, धर्मेश सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अर्निंग से पहले ये तमाम आउटलुक पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।